जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारियों को स्टार्ट कर चुके हैं और हम पहला काम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट 2024 में ही पेपर दिया है और इसी पेपर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इन पेपर्स का अच्छे से अवलोकन कर लेना चाहिए। 17 फरवरी का पहले शिफ्ट का अरिथमेटिक पार्ट मैंने करा दिया था, कल की वीडियो में आपने देखा था। आज आप लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, मतलब सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब शिफ्ट 2 करने जा रहे हैं। 17 तारीख को जो दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग यहाँ पर अब कवर करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा समय लेते नहीं है, सीधा सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आप अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखिए, आप डेली की डेली बिहाफ पर हमें अपने रिस्पॉन्स फीडबैक देते रहिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें, आगे की वीडियोस में हम लोग वर्क कर सकें। फिलहाल ये जो अपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे तैयारियों पर भी हम और चर्चाएं और रणनीति बनाएंगे और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक पार्ट ही रहेगा, इसमें डीआई का सेक्शन हम इंक्लूड करेंगे अलग वीडियो में, जिसमें डीआई एक अलग पार्ट मान करके आप प्रिपरेशन करिएगा। चलिए समय नहीं लगाते हैं, प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आता है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आप सीधा सीधा प्रश्न को देखिए क्या लिखा है और बॉडमास का नियम लगाइए, सीधा सीधा बॉडमास का नियम लगाइए। यहाँ पर 4/12 है, देखिए ध्यान से, 4/12 है, गुणे 3/2 है, भागे 4/8 है, -12 है, +4 है। आप इसमें बॉडमास को कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो डिवीजन पहले होता है लेकिन भिन्न के केस में बहुत चीजें बदल जाती हैं, और वो क्या होती है उसको सोचिए। ये 4/12 ही रहने दीजिए, इसको गुणे रहने दीजिए 3/2, अर्थात यह एक संख्या ही है। अब इस भाग को भी आप गुणा बना दे और गुणा बना दे इसको 8/4 कर दे, बस इतना ही कर दे, क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं भाग में, फ्रैक्शन में डिवीजन ही मल्टीप्लिकेशन बन जाता है रेसिप्रोकल का, अर्थात व्युत्क्रम का। और यहाँ पर अगर सोचो तो आप लिख सकते हो -12 + 4 -8, अभी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हो सकता है, 4 दूना 8 होता है, 2 2 को खत्म कर देगा, 3 चौके 12 होता है, 4 इसको खत्म कर दिया, बचा कुल मिला के 1, मतलब ये फाइनली ओवर हो चुका है। आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था। 1 - 8 क्या होगा बताएं, -7। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका -7 है, सी ऑप्शन करेक्ट हल है। तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, -7 इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये भी देखिए सिंपल सा एक सटीक मल्टीप्लीकेशन है। आप ऐसे क्वेश्चन को देखो बिल्कुल घबराइए मत, आप नंबर को देखिए बस, केवल दशमलव अभी भूल जाइए, भी नंबर देखिए। 3 चौके 12, 3 36 चौके 144, लिख दो 144। और इसके अलावा यहाँ पर 3 जीरो है अंत में, सॉरी 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लीजिए, और कहीं पर जीरो अंत में नहीं ना, नहीं। अब दशमलव सेट करिए, 3 स्थान 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 स्थान पे दशमलव लगाना है। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान। अब इस 0 0 का कोई मतलब नहीं है, 0.0144 ये राइट सोल्यूशन है, जो आप देख सकते हैं 0.0144। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जो आप लोग उतार लीजिए, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है, पूर्ण होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। थर्ड पर आइए। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के फैक्ट को समझ लीजिए आप लोग। अगर आपको कभी भी किसी समूह की या पेयर की, 2 भी हो 3 भी हो, संख्याओं का अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन इन संख्याओं में सबसे बड़ी होती है या उससे भी बड़ी होती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इन संख्याओं में किसी से छोटी नहीं हो सकती है। एक नंबर और होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या करता है, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, और दी गई संख्याओं में सबसे छोटा होता है या उससे भी छोटा होता है। लेकिन कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नंबर जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर सके। अब समझिए कॉन्सेप्ट, जो एचसीएफ होता है बहुत ही पावरफुल होता है, ये सभी संख्याओं को डिवाइड कर लेता है, साथ साथ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। एलसीएम को भी डिवाइड करता है, इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा। संख्याओं के जोड़ को डिवाइड करता है, संख्याओं के अंतर को डिवाइड करता है, संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड करता है, और एलसीएम को तो करता ही करता है। इस प्रश्न में कहा गया हमें ऐसे पेयर बताने हैं या ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 15 हो, एचसीएफ क्या हो 15 हो, और एलसीएम क्या है 138 है। जब मैंने आपसे कहा कि एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर लेता है, जब आपने सोचा कि 15 से चले पहले 138 को ही चेक कर ले क्या जा रहा है, तो पता चला 15 9 135 होता है, 15 काट ही नहीं पाएगा एलसीएम को। जब नहीं काट पाएगा तो हम ऐसी कोई भी पेयर आपको हम देने में सक्षम नहीं है। ऐसा कोई नंबर समूह हम नहीं दे सकते हैं जिनका एलसीएम 138 हो तो एचसीएफ 15 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ऐसी केवल एक जोड़ी बिल्कुल काट दीजिए,
ऐसी कई जोड़ी है तो बिल्कुल खत्म करिए, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। अगर सी ऑप्शन आप लगाए थे और आगे अगर संभावना बनेगी ऐसे प्रश्नों की तो आप लगाएंगे, तभी यह प्रश्न आपको करेक्ट आंसर या सही आंसर देगा, मतलब सही मार्क्स आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि 851 रुपए को 1:2 1/2 है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के रूप में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। पहला है 1/2, दूसरा है 2/3 और तीसरा है 3/4। आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 टर्म को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यह 851 को बांट सके और पहले टर्म को आपको बताना है। जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में रेशियो दिए रहते हैं तो आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया करिए। 4 तिया 12 होता है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अभी 2 छंगे 12 हुआ, ठीक है, 2 छंगे 12 हुआ, 3 चौके 12, 4 दूना 8 हुआ, 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब इन तीनों संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना होगा, 6, 8 और 9 का रेशियो होगा। 6, 8 और 9 का रेशियो होगा इन तीनों संख्याओं का। करेक्ट है। आपके पास पैसे कुल कितने हैं, पैसे हैं हमारे पास 851। 851 को बांटना है इन्हीं तीनों भाग में, मतलब ये पहले का भाग है, ये दूसरे का भाग है, तीसरे का भाग है। 8, 6, 14, 14, 9, 23 होता है। 23 बराबर 851 कर दें, 23 बराबर 851 कर दें। 1 बराबर क्या होगा, 23 तिया 69 होता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 23 तिया क्या होता, 69, और 15 से 9 6 हो गया। अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए 23 तिया 69, तो 15 से 9 आपका 6 होता है, और 7 से 6 1 होता है, और यहाँ पर हम 1 कर दें तो मेरे हिसाब से 7 बार और जाएगा, 7 तरीके कई 7 दूना 14, 7 बार जाएगा, मतलब 1 बराबर 37 हो गया। अब 1 बराबर 37 हो गया तो आपको पहला भाग अर्थात 6 का मान निकालना है, तो 6 बराबर 6 सते 42, 6 तरीक 18, 4 क्या होता है 22, 222 है, और पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 222 मतलब 222 इज द राइट सोल्यूशन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट सम। चौथे प्रश्न का करेक्ट हल आपके पास है 222, यही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन पर आइए। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अक्सर होता है जब कभी महामारी आती, जैसे कोरोना थी, तो वैसे यहाँ पर भी हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने डर की वजह से गांव ही छोड़ दिया। जो बचे उसमें से भी 1/4 लोग गांव छोड़ के चले गए। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, जनसंख्या केवल 2025 रह गई। तो गांव में मूलतः रहने वालों की कुल संख्या ज्ञात करो, पहले कितने थे। परसेंटेज का सतत चेंज वाला क्वेश्चन है, मतलब सतत आधारित यहाँ पर चीजें दी गई हैं। 10% लोग की मृत्यु हुई है, 10% मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है। और 25% लोग गांव छोड़कर चले गए जब डर की वजह से, 25% 1/4 होता है। 25% 25/100 करिए, 1/4 होता है। कंडीशन समझिए कैसे इसका वर्क करेगा। हम कहेंगे 10 में 1 कम हो गए, मतलब मृत्यु हो गई, तो बचे कितने, 9। मूलतः ए है, 10 में 1 कम हुए जब हैजा की वजह से, तो 10 में 1 घटते हैं तो 9 बचते हैं। फिर उसके बाद 25% लोग यहाँ पर गांव छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब अगर 4 बचे थे उसमें भी 1 निकल करके 3 बच गया। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कि यह हमारी मूल आबादी है और यह हमारी बची आबादी है। इसका मान कितना है, 2025 है। आपको इसका मान बताना है कि एग्जैक्टली यह कितना हो जाएगा। चलिए डिसाइड करते हैं। 9 त्रिक 27 या ऐसे अलग अलग काट दीजिए। जैसे देखिए नियमता ये होता है 9 त्रिक 27 की तुलना 10 चौके 40 से करनी है। 27 का मान इतना है, 40 का मान हमको निकालना है। अब जैसे इसमें हम डायरेक्ट अगर मान लो भाग नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग ही डिवाइड करना चाहिए। जैसे 9 से काटे, 9 दूना 18, 2 0, 9 दूना 18, 9 पचे 45। अभी 3 से काटो, 3 सत 21, 3 पचे 15, 75 को लाओ 40 से गुणा करो, 75 गुणे 40 करिए, ठीक है, शून्य हुआ, 4 पंचे 20, 4 सत 28, 2 30। 3000 वहाँ की कुल आबादी थी, जिसमें अगर 10% लोग की मृत्यु हो गई और 25% बचे में से निकलकर भाग गए, मतलब छोड़ दिए गांव को, तो ऐसे में हमारे पास संख्या अगर 2025 रह गई है तो प्रारंभिक आबादी 3000 थी, मतलब प्रारंभ में मूल जनसंख्या उस नगर की, उस गांव की 3000 थी, जो 5वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इकाई का अंक देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बट ऐसे बड़े प्रश्न भी आपको दिखेंगे इस बार, क्योंकि इकाई का अंक बहुत ब्रॉड होता है, अलग अलग पैटर्न्स उसमें होते हैं। फिलहाल अभी की केस में हमारे सामने जो प्रश्न था, हमें इनका यूनिट डिजिट डिसाइड करना है। अपने पास नंबर है 6812 3528
3179 और 4324। मुझे इकाई अगर डिसाइड करना है तो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपस में करें। 2 8 16 6 हुआ, 6 9 54 4 हुआ, 4 चौके 16 6 हुआ। तो राइट सोल्यूशन बताएं कितना हुआ। डी ऑप्शन है 6। डी ऑप्शन 6 करेक्ट हल है। छठे प्रश्न का 6 ही राइट सोल्यूशन है। छठे क्वेश्चन का 6 ही राइट सोल्यूशन है। आप लोग डी ऑप्शन को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक राशि का 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज रखा जाता है, मतलब साधारण ब्याज की दर पर रखा गया। कह रहा है इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, ब्याज दर अगर 2% ज्यादा हुई होती तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते, तो राशि ज्ञात करो। दरअसल साधारण ब्याज हर साल समान इंक्रीज देता है, और साधारण ब्याज जो ज्ञात किया जाता है 2 चीजों से। साधारण ब्याज मूलतः तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, लेकिन मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ, दर परसेंट, जैसे जो भी दर परसेंट है, 5%, 4%, 2%, जो भी है, समय, अगर हम इनको मिला दें तो हमको ब्याज का परसेंटेज क्लियर हो जाता है। जैसे आपको कहा जाए कि 10% ब्याज दर है, 2 साल का समय है, तो 2 साल में 10 दूना 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40%। अब परसेंट तो जान ही रहे हैं आप लोग कि 20% है तो 100 में 20 है ना, तो 100 मूलधन है, 20 ब्याज है। या अगर भिन्न में लिखो तो 20/100, 1/5, 5 मूलधन है तो 1 ब्याज है। तुलना सीधा सीधा वैसे ही किया जाता है जैसे परसेंटेज पे होता है। इसने कहा कि 3 साल तक के लिए किसी पैसे का निवेश साधारण ब्याज पर रखा गया था। ब्याज दर अगर 2% बढ़ा दिया जाए, जैसे इसे देखिएगा, मान लो दर थी 8% और समय था 3 वर्ष। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा स्पेसियस लिखते हैं, मतलब क्लियर रहे जिससे आपको चीजें। मैंने कहा दर था 8%, समय था 3 वर्ष। अब कह रहा दर को अगर 2% बढ़ा दें तो r + 2% हो गया, समय तो वही रहेगा ना। अब कह रहा है इससे 420 अधिक प्राप्त हुआ। देखो पहले जितना मिलता था, इन दोनों में जैसे अगर सोचा जाए तो फर्क क्या है, कुछ नहीं फर्क है। ये 3r% है और ये सोचो तो 3r% + 6% है, तो दोनों में कितने का अंतर है बताओ, 6% का, और कोई अंतर नहीं है, यही 6%, बाकी ये तो सेम ही है ना। 6% का मान ही कितना है, 420 है। अब तुलना जैसे परसेंटेज में होती है तो 100% ही तो मूलधन होगा, तो 100% क्या होगा, 6 सत्ते 42, 70 होगा, 70 का 100 से गुणा कर दें, 7000 था प्रिंसिपल। ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन, 7000 वाज द करेक्ट सोल्यूशन। तो 7वें क्वेश्चन का 7000 इस प्रश्न का सोल्यूशन बन रहा है। मूलधन आपका एग्जैक्टली 7000 था। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कंफर्म हो तो क्लियर भी कर दीजिएगा, अगर डाउट रहे तो मुझे बता भी दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। 8वां नंबर, पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 20,000 रुपए का एक निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले। पी ने कितने पैसे निकाल लिए, 5,000। क्यू ने 4,000 रुपए निकाले, क्यू ने अपने धन से 4,000 निकाल लिया। आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश कर दिया, आर ने 6,000 बढ़ा के जमा कर दिया। वर्ष के अंत में कुल 34,950 रुपए का यदि लाभ होता है तो पी का हिस्सा ज्ञात करो। ये दरअसल पार्टनरशिप का एक ठीक ठाक प्रश्न था, अक्सर ये बैंकिंग में पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन ये पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन है। पी ने, क्यू ने और आर ने, तीनों ने कुछ पैसे लगाए थे, 20-20 हजार। मैं 20,000 को 20 लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, 20 लिखता हूँ, बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-2 भी लिखकर चल सकते थे, लेकिन 20,000 लेकर चलते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए व्यापार शुरू कर दिए हैं सब लोग, करना स्टार्ट कर दिए हैं और निवेश कंटिन्यूड था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 महीने बाद यहाँ कई परिवर्तन हो जाते हैं। तो 5 महीने तक तो व्यापार प्रॉपर स्मूथ चलता रहा, तो 5 महीने तक इनके निवेश को हम ऐसे काउंट भी करते रहे। ठीक है, 5 से गुणा भी कर दिया, निवेश इनका काउंटेड है। 5 महीने बाद होता क्या है कि पी ने 5,000 रुपए कम कर दिए अपने। पी ने 5,000 देखो निकाल दिया अपना, जब 5 निकाला तो इसका पैसा 20 से 5 कम होकर 15 हो गया। क्यू ने 4,000 निकाला, क्यू ने भी निकाला 4,000, 4,000 निकलेगा तो इसका पैसा 16 हो जाएगा। आर ने 6,000 और लाके जमा कर दिया, आर देखो 6,000 लाके जमा कर रहा है तो इसका पैसा 26 होगा। अब ये व्यापार फिर कंटिन्यू हुआ, ये व्यापार फिर कंटिन्यू होता है, इसके पैसा, अब सोचो अगर 12 महीने का व्यापार होता है, 12 महीने का, तो 12 महीने में 5 महीना पहले से, अभी अगले समय की बात करो 7-7 महीने बचे हैं, तो 15 गुणे 7 कर दो, 16 गुणे 7 कर दो और 26 गुणे 7 कर दो। तो इनके निवेश जो डिसाइड होंगे, क्योंकि किसी भी लाभ का बंटवारा आपके इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट हमेशा डिसाइड करता है सम
जो पैसा आप जमा करते हो और जितने समय तक आप जमा करते हो। देखो 5 महीने तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सबका निवेश 100-100 हो गया था, 100-100 इक्विवेलेंट हो भी गया था। देखिए, लेकिन अगले 7 महीने में चीज़ें पलट गई। एक ने पैसे अपने 5 निकाले तो 15 निवेश अर्थात इसका धन 105 माना जाएगा। दूसरे ने 4 निकाले, 16 सत्ते 112, 112 माना जाएगा। तीसरे ने 6 और बढ़ा दिया तो इसका निवेश 182 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 12 4 कितना 12, 6 सत्ते 42, देखिए 26 सत्ते अगर, क्योंकि 20 था, 20 में 6 इसने बढ़ा दिया, 7 छंगे 42, 2 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो डिसाइड करें तो इसका 205 होगा, इसका 212 होगा और इसका 282 होगा। अब यहाँ पर यही इनके निवेश का अनुपात है, यही निवेश का अनुपात है। बहुत काटने के चक्कर में मत पड़िए, इसी अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो पैसा आपने फायदा कमाया है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। 2 तो 400, 4 2 600, 600 हो गया और 600 इसके बाद देखिए 682 है, 82 10 92, 92 2 92 2 94, 5 99, 699 के बराबर होगा जोड़। और बराबर कितना है 34,950 के। एक का मान कितना होगा, देखिए मैं आपको कंफर्म कर दूं, आप इसको डिवाइड कर दो, 5 बार जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 49, 5 छंगे 30, बिल्कुल सही बात है। 5 बार गया अगर सोचो तो 50 चला जाएगा, 50 हो गया। अब हमको पी का हिस्सा बताना है, एक का मान 50 आ गया है, पी का अनुपाती भाग 205 है, 205 का मान बताइए तो पी का मान आ जाएगा। शून्य इससे गुणा करें, शून्य 5 पचे 25, 5 शून्य शून्य 2 हो गया, 5 दूना 10, 10,250 रुपए यहाँ पर पी का लाभांश है, जो कि 34,950 के हिस्से में 10,250 रुपए पी को अपने निवेश के हिसाब से प्राप्त हो जाएगा। क्यू का पता करना होता 212 से कर देते, आर का पता करना होता तो 282 से कर देते, जिससे भी आप गुणा कर दो उसका हिस्सा हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो 8वां प्रश्न आपका राइट सोल्यूशन है 10,250। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आइए। औसत देखिए हर बार पूछा जा रहा है। 11 परिणामों का औसत, 11 रिजल्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका औसत 50 दिया गया है। 11 परिणाम, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है तो छठा परिणाम आपको बताना है। फिर इसको जैसे पिछले स्क्रिप्ट में देखा होगा कि एक एवरेज का क्वेश्चन था, उसी तरह से यहाँ भी है। आप इसको ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी कर सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 11 परिणाम थे, इनका औसत दिया था कितना 50, ठीक है। इसमें इसने हमसे कहा कि पहले 6, ध्यान से देखिएगा, पहले 6 का औसत कितना है 51, अंतिम 6 जब लेंगे तो 6 6 12 आप कर रहे हैं ना, तो 11 ही टोटल थे, 12 कर रहे हैं, मतलब एक ओवरलैप हो रहा है। पिछले में मिसिंग क्वेश्चन था, यहाँ ओवरलैपिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनका औसत कितना है, अगर देखो तो इनका एवरेज जो है आपका 59 है। कितना है 59 है। अब अगर हम ट्रेडिशनल करते हैं तो देखो कैसे होता है, 11 गुणे 50 कर दो, 11 पचे 55, 550 होगा। इसका गुणा करो 6 के 6, 6 पंचे 30, 306 होगा। और इसका गुणा करो 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 पंचे 30, 5 35, 354 जोड़िए तो कितना हुआ 3 3 6 और 660 हो गया। अब 660 टोटल आ रहा है, तब आ रहा है जब हमने इस छठे परिणाम को 2 बार लिया है, तभी तो ओवरलैपिंग है ना। तो 660 से अगर आप 550 घटा दें तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा 110। 110 होगा वह मान जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। मैं इसको डायरेक्ट भी करने का तरीका, क्योंकि इसमें कभी कभी डेटा इतने टफ हो जाते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। देखो कैसे करा जाता है। ये ओवरलैपिंग और मिसिंग 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ओवरलैप किया, 2 बार ऑब्जर्वेशंस का उपयोग किया, एक में छोड़ देता है तो उसी को मिसिंग कहते हैं, तो उसका भी उपयोग होता है। यहाँ पर 11 का एवरेज दिया है 50, पहले 6 परिणाम का औसत हमको दिया है 51, अंतिम 6 परिणाम का औसत दिया है 59। तो छठा परिणाम आपसे पूछा गया, छठा परिणाम क्या होगा समझिए। एक कितना ज्यादा है बोलो, 1 ज्यादा है। एक कितना ज्यादा है बोलिए, 9 ज्यादा है। दोनों जोड़ दिया तो कितना होता है 10। और यहाँ पर संख्या अगर सेम रहती तो सबसे बेहतर है, नहीं सेम है तो अलग अलग मल्टीप्लाई। 10 गुणे आपको 6 करना है, मान हो गया 60। ध्यान दीजिएगा, अगर ओवरलैपिंग निकालना है और ये पॉजिटिव है जाके जुड़ जाएगा, 60 इसमें जुड़ेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 110। यहाँ पर ओरल आंसर देखिए ऐसे बता सकते, नेगेटिव होता तो जाके घट जाता, बस इतना सही सेंस है। 9वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन यहाँ पर जो आपका छठा परिणाम है, छठी वैल्यू है, वह 110 है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर आप दीप्तेश से कोई काम करा लो तो 9 दिन में पूरा हो जाता है, जबकि
तुषार से अगर आप वही काम करा लो तो 12 दिन में पूर्ण होता है। दीप्तेश से प्रारंभ करके, दीप्तेश ने काम को प्रारंभ किया, वे बारी बारी अल्टरनेट जिसको कहते हैं, एक एक दिन कर काम करते हैं। मतलब जैसे पहले दिन दीप्तेश करेगा, दूसरे दिन तुषार, फिर दीप्तेश, फिर तुषार, फिर दीप्तेश, फिर तुषार। ऐसी एक्टिविटी जो अल्टरनेट वाला होता है उसी चीजें में, उसी में स्टार्ट होती है, उसी में काम होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है, काम प्रारंभ कौन किया, ये बहुत जरूरी है जानना। लिखा है दीप्तेश से प्रारंभ करके, मतलब काम की स्टार्टिंग किसने किया है, दीप्तेश ने किया है। तो कार्य कह रहा है कितने दिनों में पूर्ण होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल वर्क बता दें क्या है। टोटल वर्क 12 और 9 के एलसीएम 36 होगा। कितना, 36। अब प्रत्येक की क्षमता देखिए, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, मतलब दोनों की क्षमता 4 और कितनी है, 3 है। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि अल्टरनेट काम होता है। जैसे ऐसे देखिए काम होगा, ऐसे काम स्टार्ट कर दो और कभी ना कभी तो इंड होगा ना। सबसे पहले कौन करने आया, दीप्तेश आया, कितना काम करेगा, 4। फिर कौन करने आया, तुषार, कितना करेगा, 3। अब आपने देखा 2 दिन बीत जाएगा, 4 3 7 काम पूरा होगा, 7 काम। ऐसे ही फिर से 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम। तो आपको इन दोनों की क्षमता ले लेनी है और इसको इससे भाग करना है, मतलब 7 से इसको भाग करिए। कितना बार गया, 5 बार। 5 बार में कितना कार्य पूर्ण हुआ बताइए, 35 कार्य समाप्त हुआ, 35 कार्य समाप्त। 5 बार में, 5 बार मतलब एक बार में कितने दिन, एक बार में 2 दिन। आप देख रहे हैं ना, एक बार में 2 दिन, ऐसे 5 बार, 5 बार मतलब 5 गुणे 2, अर्थात 10 दिन में 35 कार्य पूर्ण हुआ, 10 दिन में। अभी आपका कितना काम बचा, 1। 10 दिन पूरे हो चुके हैं, 1 काम बचा है। करने कौन आएगा आप बताइए, दीप्तेश, जो प्रारंभ कर रहा है, क्योंकि समाप्त किया होगा तुषार, करने आएगा दीप्तेश। जो एक दिन में 4 काम करता है तो उसे 1/4 दिन और लगेगा। तो यहाँ पर 10 दिन पहले से लग चुका है, 1/4 और लगेगा, 10 चौके 40, 41/4 दिनों में कार्य पूर्ण होगा। 41/4 ऑप्शन नंबर ए है राइट सोल्यूशन। इतने दिनों में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। जिस कार्य को दीप्तेश और तुषार ने अल्टरनेट करने का निर्णय लिया था, वह कार्य आपका ए ऑप्शन 41/4 दिनों में पूर्ण होगा। ये हो गया 10वां नंबर। 11 देखिएगा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ये बढ़िया सा क्वेश्चन होता है लेकिन है पुलिस लेवल का, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, बेचने पर मतलब 33 मीटर कपड़ा किसी दुकानदार ने जब बेच दिया तो उसको पता चला कि 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य था, पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। दरअसल यहाँ पर जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब ये मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर वर्डिंग को देख करके डाउट हूँ, क्योंकि लिखा रिटन गलत है। अंग्रेजी देख लेते हैं। बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ द क्लास 1 गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द 11। नहीं, 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है या 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। जब 33 मीटर कपड़ा किसी ने बेच दिया तो उसको 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न होता है, या क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है, दोनों बातें होती हैं। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो आपसे कहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, देखिए एकदम ट्रेडिशनल समझिए तो कैसे होता है। अगर मान लो 1 मीटर का एसपी, 1 मीटर कपड़े का 1 मीटर का एसपी अगर 1 रुपए है, ठीक है, 11 मीटर का एसपी क्या होगा, 11 रुपए होगा। 33 मीटर का एसपी क्या होगा, 33 रुपए होगा, 33 रुपए होगा। मतलब एक तरह समझो, जब उसने 33 मीटर बेचा तो उसके रेवेन्यू, उसके पॉकेट में कितना आया, 33 रुपए आया। उसमें लाभ क्या है, 11 रुपए है। अब आपको लाभ देखो डिसाइड किया जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर, कि लगाया कितना। आप सोचो अगर आप कोई सामान को 33 में बेच रहे हो, 11 रुपए का आपका बेनिफिट है, फायदा है, तो आप खुद ही बताओ आपका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। क्रय मूल्य आपका 33, विक्रय मूल्य माइनस लाभ रहा होगा 22 रुपए। क्रय मूल्य आपका कंफर्म हो गया। अभी आपको लाभ का प्रतिशत पता करना है, तो लाभ का प्रतिशत जो होता है, लाभ का मान 11 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। 11 दूना 22 होता है, 2 से डिवाइड करो 50%, अर्थात ऐसी कंडीशन में उसे 50% का लाभ है। यहां पर एक नोट दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, जब अगर हम यम वस्तुएं बेचें, यम वस्तुएं बेचें, अगर हम यम वस्तु बेचें और यन वस्तु
का लाभ हो, n वस्तु का लाभ हो, तो लाभ का जो प्रतिशत होता है, लाभ का प्रतिशत जो होता है वो n गुणे 100, n गुणे 100 बटे m माइनस n होता है। जैसे यहीं पर आपने देखा कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 11 गुणे 100 करिए बटे कितनी वस्तु बेचा है 33, माइनस कर दो 11, 11 से निकलेगा 33 से निकलेगा 11, 22 होगा, 11 दूना 22 होता है, 2 से डिवाइड कर दे 50%, डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर है। यहीं पे प्रश्न अगर क्रय मूल्य दिया होता तो आप कमेंट कर देना कि उत्तर क्या आएगा, कि अगर 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तब भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। खेत का जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.868 रुपए प्रति 100 मीटर के अनुसार 333.18 रुपए है, इसका आधार ज्ञात करो कितना है। मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी किसी रिस्पेक्ट में अगर आपको कुल दाम पता है, कुल मूल्य और रेट पता है, जैसे हम सामान खरीदने जाए और हमको कोई पेन खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, तो दुकानदार ने कहा भैया देखो 10 रुपए वाली पेन है, कुल 100 रुपए लगेगा, तो हम कितनी पेन खरीद रहे हैं, 10 पेन खरीद रहे हैं। 20 रुपए पेन वाली पेन है, 100 रुपए लगेगा, तो हम 5 पेन खरीद के लाएंगे। इसी तरह से अगर हमको जैसे इस प्रश्न में जुताई की लागत इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब यह रेट है, तो आपको निकालना क्या है, और ये क्या है, इतने रुपए है, दाम है। और अगर कभी भी आप जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल लगवाते हैं, ईंट बिछवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, पेंट करवाते हैं, तो हमेशा एरिया डिसाइड होता है। क्या, एरिया। तो आप यहाँ कह सकते हो कि एरिया इस त्रिभुजाकार खेत का टोटल अमाउंट जो पैसे आपके लग रहे हैं 333.18 डिवाइड बाई रेट। थोड़ा सा रेट में डाउट है, यह जो रेट है 100 मीटर स्क्वायर का है, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो 0.2468 रुपए होगा, क्योंकि यह 100 मीटर स्क्वायर का इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का 100 से और भाग कर दीजिए, इतने पैसे टोटल लगेंगे। और यह जो हमने डिसाइड कर दिया यही एरिया है, यही एरिया है। अब ये ऐसे त्रिभुजाकार खेत का है जिसका जो आधार है, क्योंकि त्रिभुज का देखो ये सिस्टम होता है, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई मान लो h है तो आधार आपका 3h है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया जो होता है त्रिभुज का क्या, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये आपको पता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे बेस कितना है, बेस हमारा 3h है और हाइट हमारा h है। h निकलेगा तो आप उसका 3 गुना कर दोगे तो बेस हो जाएगा। अब आप देखो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जैसे आप पहला काम करो दशमलव को एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट कैसे होगा, एक तो जैसे आप इसका जैसे 2 जीरो अगर बढ़ा दें यहाँ पर, अब दशमलव हटा दें, दोनों के दशमलव खत्म हो जाएंगे। ये 33, 3, 18, 00 और यहाँ पर 24, 68 बराबर 1/2 है, गुणे 3h स्क्वायर है, 3h स्क्वायर है। अब आप देखो लो जो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कैंसिल तो डेड श्योर होना ही होना है इसको, हाँ कैंसिल होना ही होना है, और ऑप्शन आप खुद ही देख रहे हैं कि उसी हिसाब से डिसाइडेड है। एक चेक करिए, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 छंगे 18, 0 0। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, या इसको डिवाइड अगर करेगा 4 छंग 24 6 बार। ठीक है, आप अगर चेक करिए, देखिए जैसे अगर हम इसको काटते हैं 4 बार, 4 चौके 16, अगर हम 4 बार करते हैं, 4 चौके 16 और 4 3 12, जैसे अगर हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं इससे कि हम 2 ऑप्शन लेकर चलते हैं, हमारे पास ये टर्म है, अगर वैल्यू जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं आप देखेंगे तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। जो टर्म है अपने पास 1 1 1 1 1 1 0 और कितना है 600, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से, तो दिस बिकम, आई होप अगर आप इसको प्रॉपर कैंसिल करें, 9 चौके 36, 9 बार जाएगा, मतलब ये 900 हो जाएगा। 900 इज इक्वल टू h स्क्वायर है, तो h का मान आपको कन्फर्म है कि वर्गमूल करोगे 30 आएगा, 30 का वर्ग होता है 900। हाइट अगर आपकी 30 है तो आपको पता है कि यह 3 गुना है किसकी, बेस की, तो बेस क्या होगा, ये सॉरी ये कुछ हमने मिस किया है, हाँ ये आपका मीटर स्क्वायर है ना, तो हाइट अगर हमारी 30 है, करेक्ट लिखा हम लोगों ने, हाइट 30 है तो अपने को तो बेस फाइंड करना है, तो बेस क्या है 3h है, तो मतलब हम 30 गुणे कितना कर दे, 3 कर दे, अर्थात 90 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। ठीक है, सही है।
90 मीटर्स इसका राइट सोल्यूशन रहा होगा। अगर आपने इस प्रश्न को हल किया था तो 90 मीटर्स आपने भी लगाया था। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा देखकर लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत इजी है, अगर एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ तो प्रश्न हल हो जाएगा। यदि बंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में आसान सा प्रश्न था ना। चाल दिया था 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये आपकी डिस्टेंस है 500 मीटर, 500 मीटर। अब आपको टाइम पता करना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो अपनी स्पीड है वो तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जो टाइम है वो किस में है, मीटर में है। मिनट में पूछ रहा है तो सब कुछ पॉसिबल है, अर्थात आप उसको किलोमीटर में बना के भी सोच सकते हो, या इसको मीटर पर सेकेंड में बना करके भी जा सकते हो। सेकेंड में आएगा तो मिनट में कन्वर्ट करना भी आसान है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में अगर करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो 20 गुणे 5/18 कर दो, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कितनी है 500, और 18 ऊपर जाएगा, करेक्ट, और 20 गुणे 5 नीचे आएगा, बट ये सेकेंड है, ध्यान देना, ये जो आएगा वैल्यू सेकेंड है। सेकेंड को मिनट में बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है, सेकेंड को मिनट में लाने के लिए 60 से भाग किया जाता है। पहले 20 पंचे 100, इसको डिवाइड करेगा 5 जाएगा, 18 पंचे 90, इट इज 90 सेकेंड। वैसे भी 60 सेकेंड 1 मिनट होता है, 30 और जुड़ा है तो 1.5 मिनट तो तय है। 90 से वैसे 60 से भाग कर दो इसको तो मिनट हो जाएगा ना, 1.5 मिनट लगेगा। 1.5 मिनट का टोटल वक्त लगेगा बंदन को 500 मीटर की दूरी को तय करने के लिए, जिस स्पीड से बंदन ट्रेवल कर रहा है। आइए 14 पर देखिए, श्रेणी का क्वेश्चन इसमें भी है, ये भी श्रेणी आपकी अरिथमेटिक ही है। क्यों? क्योंकि 14 दिया है, 10 दिया है, 6 है, 2 है एंड सो ऑन। 14th टर्म पूछ रहा है 14वां पद। जैसे पहले शिफ्ट में आपने देखा होगा एक प्रश्न था 21वां पद पूछा था, यहाँ पर 14th पूछ रहा है, तो कंफर्म है। मैंने जैसे आपसे कहा कि श्रेणी अगर समांतर है, पहले चेक कर लो समांतर है कि नहीं। 4 का डिफरेंस बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव नेगेटिव भी लीजिएगा। कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेकर के गलत कराएंगे। आप अंतर देख रहे हैं -4 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 4 घट रहा है, 4 जुड़ नहीं रहा है, तो -4 लेना पड़ेगा। अब हमने एक चीज और बताया, अच्छा 2 बातें पहले तय कर लीजिए। ए का मान 14 है और डी का मान कितना है, -4 है। और आपको यहाँ पर 14th टर्म पता करना है। पहला टर्म ए होता है, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है, चौथा a + 3d होता है, इस क्रम में डिसाइड होता है। पांचवा a + 4d, छठा a + 5d, सातवां a + 6d, तो 14th a + 13d। ठीक, लिखिए a + 13d यहाँ पे लिखता हूँ। a का मान 14 है, प्लस 13 × dd मतलब -4, 14 - 13 चौके 52 है, 12 से 4 8 होता है, 4 से 1 3, -38 है। -38 है पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। -38 14th करेक्ट सोल्यूशन है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न फिर से है, सॉल्व करना है। 336 है, डिवाइड बाई 12 है, प्लस 4 × 3 है। अब इतना भी आसान नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया है, कोई बात नहीं। 12 दिया 36, 30 है, 4 तियां 12 है, 12 और 30 जोड़ दिया तो कितना होता है, 42। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन। इस प्रश्न का 15th का जो है पहला ऑप्शन क्या है, राइट सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिए। अब आता है आपका आज के इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना धन मिला, कितना पैसा मिला, ये डिसाइड करना है। तो उसके आदमी के देखो 5 बेटे हैं, ये पर्सन है, उसके 5 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, ये 5 सन हैं, बेटे हैं। 2 बेटियां हैं, 2 डॉटर हैं और 2 भतीजे हैं। भतीजे मतलब नेफ्यूज होते हैं, ये लिख दिया, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहे तो यहाँ बेटा, ये आपका बेटी और ये क्या है, भतीजा। प्रश्न पढ़िए कैसे क्या कहा है। कुल पैसे 12,900 है। एक बात हम लोग ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको रेशियो बिहार पर ले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करने पर बल्कि आपको कन्फ्यूजन्स होंगे, लेकिन कर सकते बहुत इजीली। देखिए कैसे 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 उसके पास कितने पर्सन्स हैं, 5 बेटे हैं, ठीक है, 5 बेटे हैं, 2 भतीजे, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। टोटल पैसे 12,900 हैं, इसी का बंटवारा करना है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज़्यादा मिलता है, 4 गुना अधिक मिलता है। तो एक बेटी अगर देखो, ए है डॉटर,
ए है डाटर और ए क्या है, भतीजा। हाँ, मतलब डाटर है यन भतीजा कह देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेटी को भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। 4 गुना अधिक मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे 4 गुना मिलता है, जैसे अगर भतीजे को 1 रुपए मिलता है तो इसको 4 रुपए मिलता है। ठीक है, भतीजे को अगर 1 रुपए मिलता है तो इसको 4 रुपए मिलता है। अब इसमें कहा है प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है। तो बेटे को जो है देखिए कितना मिला, जो सन है उसको 5 गुना मिलता है, ऐसे है। अब इसमें संख्या भी है अपने पास ना, ये डिसाइड करना जरूरी है। फिलहाल हम लोग को ये समझ में आता है कि अगर लड़की, बेटी, भतीजा और बेटा, इनका जो रेशियो है 4, 1 और 5 का है। बट अगर हम लोग यहाँ पर टोटल पैसे की बात कर लें तो यहाँ पर बेटियां कितनी हैं, 4 हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दो। भतीजे कितने हैं, 2 हैं, और बेटे कितने हैं, 5 हैं। तो ये जो पैसे का बंटवारा हुआ 16, 2 और 25 का, ये है रेशियो। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक बेटी को कितना पैसा मिलेगा। अब वही डेटा लेके चलते तो भी हो जाता। इस प्रकार से देखिए अब इनको जोड़ लेते हैं तो 16, 2, 18, 18 और 25, 25, 2, 27, 10, 37, 6, 43 हो गया। 43 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 12,900। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दे अगर हम डिवाइड तो 3 जाएगा, 3 बार 300 हो गया। किसका हिस्सा पूछा गया था, प्रत्येक बेटी को कितना मिला। अब प्रत्येक बेटी के लिए अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 तिया कितना होता है, 4800। 48 होता है, 4800 हो जाएगा। क्योंकि बेटियां 4 थी तो 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक बेटी को 1200 रुपए मिला होगा। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 1200 करेक्ट हल होगा। प्रत्येक बेटी के हिस्से में 1200 रुपए आएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, यह शिफ्ट भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपने शिफ्ट को अच्छी तरह से देख लिया होगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। कोई डाउट होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।